तो चलिए दोस्तों, बातचीत अब करेंगे हम अपने सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स की। हमने तीन तरह की स्कीम्स को पहले ही पढ़ लिया है, आपने देख लिया, इक्विटी, डेट और हाइब्रिड, राइट। तो अब ये जो हमारे सामने आया सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, इसके अंदर दो तरह के फंड मेजर आपको दिखाई देंगे। एक है रिटायरमेंट फंड, कि एक व्यक्ति कहता है जी भैया रिटायरमेंट के लिए मुझे प्लानिंग करनी है और उसके लिए मुझे एक तरह का फंड जो है बना के दीजिए जिसमें हमारा कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता रहे, हम उसके लिए आपका एक SIP वगैरह कर देंगे, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, या वन टाइम भी होता है। जनरली सिस्टमैटिक ही बेटर रहता है, राइट। तो अब कहानी आती है जी इसके बाद रिटायरमेंट फंड की, और दूसरा है चिल्ड्रन फंड। तो रिटायरमेंट फंड में सिचुएशन क्या है कि कम से कम 5 साल का लॉक इन होता है, यानी एक बार आपने उसे शुरू कर दिया तो 5 साल से पैसा पहले नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपकी रिटायरमेंट वहाँ से पहले ही हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आप पैसा निकाल सकते हो, यानी मिनिमम 5 साल का लॉक इन है। अगर उससे पहले रिटायरमेंट एज आएगी तो आप वहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हैं, विच एवर इज अर्लियर। सो बेसिकली ये जो बनाई जाती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग ही जो है इसका पर्पस है। कॉर्पस इकट्ठा हो जाए, यानी कैपिटल इकट्ठी हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, और जैसे ही व्यक्ति रिटायर हो जाए उसके बाद वो पैसा उसको निकाल के जो भी करना चाहे वो करे। उसी तरह से चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए बेसिकली जो पैसा चाहिए होता है तो वो भी लॉन्ग टर्म के लिए है। यहाँ पर भी 5 साल का लॉक इन है। तो क्या करता है जी, बच्चे का माइनॉरिटी एज में करा देते हैं, राइट। तो या तो 5 साल का मिनिमम लॉक इन है, और अगर बच्चा पहले उसी डेट से पहले मेजर हो गया, एज ऑफ मेजॉरिटी आ गई, यानी 18 ईयर्स का हो गया, तो वो पैसा पहले भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो पैसा बेसिकली है ये उसकी फर्दर एजुकेशन के लिए, जो भी चीज़ पहले आएगी आप वो पैसा उस समय निकाल सकते हो। या तो 5 साल का लॉक इन है, अगर बच्चा पहले ही मेजर हो जाए तो फिर भी पैसा निकाला जा सकता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि आने वाले समय में बच्चे को हायर एजुकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए जो पैसा इकट्ठा करना होता है यहाँ पर उस पर्पस के लिए ही इस मनी को इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है जी। तो अगर इन दोनों की बात करें तो बेसिकली दोनों का नेचर ही लॉन्ग टर्म है। ये है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, ठीक है ना। तो इसमें रिटायरमेंट के लिए फ़ंड चाहिए, ये भी एक सॉल्यूशन है। यहाँ चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए बेसिकली चाहिए फ़ंड। अच्छा, चिल्ड्रन नीड्स है, ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन का ही हो, और भी हो सकता है जी बच्चे ने बड़े होके थोड़ा सा उसके बाद उसको एक बाइक चाहिए होगी, उसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या लैपटॉप की ज़रूरत होगी, जो भी नीड्स हैं उसके लिए, बढ़ते बच्चे के लिए, तो भैया फिर उसके लिए ये फ़ंड बनाया जाता है। फिर आती है हमारी अदर स्कीम्स के अंदर आप देखोगे कि बहुत ही शानदार चीज़ है इंडेक्स फंड, जिसे हम ETFs भी बोलते हैं। इसका पूरा का पूरा एक अलग वीडियो मैंने बना दिया है। ETF का वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है ना। इंडेक्स फंड ये क्या होते हैं जी, जैसे कि आपने कहा कि मैंने बहुत सारे शेयर्स चुनने हैं, 5000 शेयर हैं भाई, उनमें से क्या चुनोगे, आपकी इच्छा है। अब इनमें आप कहते हो यार पता नहीं ये चुने या ना चुने, इतनी लंबी लिस्ट है, कैसे उसको डिसाइड करें। तो उसका सबसे बढ़िया तो क्या तरीका है, कुछ समझ नहीं आ रहा तो ठीक है भाई, जो इंडेक्स में है ना, जैसे निफ्टी में 50 शेयर हैं, BSE के सेंसेक्स में 30 शेयर हैं, तो आप एक काम करो, उन्हीं 30 शेयर में पैसा लगा दो, उसी रेशो में पैसा लगा दो। जैसे जैसे वो इंडेक्स चलेगा वैसे वैसे आपका भी ये जो फंड है वो चलेगा। तो यानी जो रिटर्न इंडेक्स में आ गया ये उसको रेप्लिकेट कर रहा है। ये फंड बिल्कुल वैसे ही चलेगा, बिल्कुल वैसे ही ट्रैक पे चलेगा जिस ट्रैक पे वो इंडेक्स चल रहा है। सो रेप्लिकेटिंग और ट्रैकिंग अ स्पेसिफिक इंडेक्स, जो भी इंडेक्स है आपने उसके बेसिस पर इसे बना दिया। कई फंड ऐसे भी बनते हैं जो जैसे बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी को फॉलो कर रहे हैं, तो ये जो है ये पर्पस के साथ बनाए जा रहे हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर क्या है, 95% ऑफ टोटल एसेट। इसी तरह के इंडेक्स फंड जब बनाओगे तो सेंसेक्स या फिर निफ्टी जो इंडेक्स है उसी के हिसाब से होना चाहिए। 5% आप इधर उधर कर सकते हो। फिर आ गया फंड ऑफ फंड्स का मतलब क्या है, ये चाहे ओवरसीज हो चाहे डोमेस्टिक हो। इसका मीनिंग क्या है कि ऑलरेडी मल्टीपल फंड्स हैं। इसका प्रैक्टिकल भी कराऊंगा मैं आपको। जैसे SBI ने कहा कि जी मेरे ये 5 फंड हैं, 5 अलग अलग फंड चलते चले आ रहे हैं। अब इन पांचों फंड्स का मैंने एक फंड नया बना दिया कि जो भी पैसा इस नए फंड में आएगा वो मेरे इन एग्जिस्टिंग 5 फंड में जाएगा और इन सभी का जो है वो बेनिफिट उसे मिलेगा। तो उसे बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऑलरेडी एक अंडरलाइंग फंड है, ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग फंड है,
उसी फंड में पैसा जाएगा। उस फंड में मल्टीपल शेयर्स हो सकते हैं। एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए कि एक फंड बनाया गया लार्ज कैप फंड, एक बनाया गया मिड कैप फंड, एक बनाया गया हाइब्रिड फंड, एक बनाया जी बैलेंस्ड फंड। इस तरह के 4 अलग अलग फंड है मान लो। तो एक अब नया फंड बनाया फंड ऑफ फंड्स। अब वो जो बैलेंस्ड फंड है उसमें कुछ इक्विटी में कुछ डेट में डाला हुआ है, ठीक है जी। एक वो जो कि लार्ज कैप फंड है उसने डाला हुआ है पैसा। अब उन्होंने तो उसमें शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया, लेकिन जो नया फंड बन के आ रहा है इसने सीधा फंड में ही पैसा डाल दिया, क्योंकि ये जो हिस्सा फंड में जा रहा है वो उसी तरीके से आगे इन्वेस्ट होगा। इसका एक हिस्सा डाल दिया हमने बैलेंस फंड में, तो उसी हिसाब से डेट में जाएगा। एक डाल दिया हाइब्रिड किसी तरीके से, मान लीजिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड में डाल दिया, तो इस तरह से वो डिवाइड हो गया। यानी एक नया फंड बनाया जो कि कई फंड्स में लगेगा, फर्दर फंड्स में पैसा लगेगा, तो यानी डायरेक्टली इक्विटी में नहीं जा रहा। तो 95% इसका भी, इस टोटल एसेट का भी जो भी पैसा आएगा वो फंड्स में ही लगेगा, ठीक है जी। सो देयर कैन ओनली बी वन स्कीम पर कैटेगरी एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस। पर कैटेगरी क्या होगा, वन स्कीम चलेगी। जैसे अब कह रहे एक्सेप्ट फॉर दीज थिंग्स। वन स्कीम पर कैटेगरी का मतलब क्या हो गया कि आपने अगर एक कैटेगरी बनाई है तो भैया उसके लिए आप एक ही स्कीम बना सकते हो, मल्टीपल स्कीम्स नहीं बना सकते, ठीक है जी। आपने एक बनाई स्कीम, उसके अंदर एक कैटेगरी डाल दी, हर कैटेगरी का एक ही फंड बनेगा, उसकी मल्टीपल आप नहीं बनाओगे, ठीक है। एक चीज़ अगर आपने ऑलरेडी बना ली उसको नहीं बना पाओगे दोबारा। लेकिन जो इंडेक्स फंड है उनमें आप ऐसा कर सकते हो, ETF है उसमें आप ऐसा कर सकते हो, उसमें आप डबल बना सकते हो। फंड ऑफ फंड्स हैविंग डिफरेंट अंडरलाइंग स्कीम्स, यानी अब फंड ऑफ फंड्स में मैंने आपको बता दिया अलग अलग स्कीम्स है, कहीं हाइब्रिड है, कहीं बैलेंस्ड है, तो कहीं लार्ज कैप में है, कुछ मिड कैप में है, ठीक है, या मान लीजिए कुछ आर्बिट्राज में है, तो डिफरेंट अंडरलाइंग स्कीम्स है, वहाँ पर पैसा लग सकता है। या सेक्टर और थीमेटिक फंड्स जो होते हैं उसमें भी आप मल्टीपल जगह पर पैसा लगा सकते हो, क्योंकि आप देखते हो कि सेक्टर में एक सेक्टर फंड बन गया, एक थीमेटिक है। सेक्टर फंड बना खाली पावर का, तो पावर की कंपनीज आई, लेकिन थीमेटिक में पावर भी आ गया, टेलीकॉम भी आ गया, तो अब आप कहोगे जी इधर इधर पावर लग गया, अब इधर नहीं लगेगा, लग सकता है। यानी वहाँ पर वो रेप्लिकेट हो सकता है, दो स्कीम्स के अंदर पावर आ गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3 चीज़ें ऐसी आपने पढ़ ली जहाँ पर एक तरह से एक्स्ट्रा स्कीम जो आप कहोगे जी इसके अंदर पैसा लग गया, मतलब वो स्कीम जो है सेम ही थी, आपने उन्हीं शेयर्स में पैसा लगा दिया BSE में, वैसे ही उनमें ही वही शेयर्स जो हैं वो निफ्टी में भी हैं, तो आपने दोनों इंडेक्स में लगा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसमें ऐसा चल सकता है, ठीक है। तो मैंने तीनों के आपको एग्जाम्पल दे दिए जहाँ पर आप वो रिपीटेशन कर सकते हो। अदरवाइज पर स्कीम पर कैटेगरी वन स्कीम चलेगी। अब ये सारी की सारी कहानी आपको यहाँ तक जो समझ में आई, ये थी हमारी 5 के 5 मेन पॉइंट जो कवर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एडिशनल, मतलब जैसे जैसे समय बीतता है नई चीज़ें भी आती हैं, राइट। तो अब अगले सेशन में आपको मैं क्या करवाने वाला हूँ, वो जो नए फंड है ना किसी तरह के जो आ रहे हैं, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊँगा। तब तक आप ये अच्छी तरह पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे ये फिनिश हो गया, हमारे वो 5 पार्ट्स जो मैंने आपसे कहे थे वो पूरे कंप्लीट हो गए, लेकिन कुछ नए टाइप के फंड्स, कुछ अदर कैटेगरीज जो हैं वो आ रही हैं, मैं उसका भी डिस्कशन करूंगा, बट दैट विल बी डन इन आवर नेक्स्ट लेसन। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।